वेलकम क्लास। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द पॉलिनेशन। ठीक है, आपका साई कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पॉलिनेशन के बारे में देखेंगे। इसके पहले प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था कि प्रजनन या फिर रिप्रोडक्शन सिस्टम कैसे होता है, ठीक है, प्लांट्स में। ठीक है, तो पॉलिनेशन देखते हैं। इसमें मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको फ्लावर के पूरे पार्ट्स के बारे में बताया था कि कौन कौन सा पार्ट क्या कहलाता है। अभी देख सकते हैं मेरे हाथ में एक फ्लावर है, तो सबसे निचला हिस्सा जो होता है ये टहनी होता है। टहनी से लगा हुआ जो भाग होता है जो क्या होता है, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, जो कि क्या करता है, जब ये कली रहती है तो उसके ऊपर ये पूरा चिपका हुआ रहता है, तो ये पार्ट क्या कहलाता है हमारा, कैलेक्स। ठीक है, ये जो रहता है हर पौधों में, है ना, हर पौधों में ये हरे रंग का होता है। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर होता है करोला, दैट इज द बाह्य दलपुंज। ठीक है, बाह्य दलपुंज के बाद होता है दलपुंज। ठीक है, ये क्या होता है, करोला होता है। ये कि ये जो रहता है ये सभी फ्लावर में अलग अलग कलर में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद होता है ये जो पार्ट देख सकते हैं इसको बोलते हैं स्टाइली, दैट इज अ वर्तिका। इसके ऊपर जो भाग होता है जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर छोटे छोटे, ये होता है वर्तिकाग्र। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। और यहाँ पर आपको येलो येलो जो दिखाई दे रहे हैं वो क्या कहलाता है आपका, परागकोश, दैट इज अ पोलन ग्रेन। ठीक है, इस पोलन ग्रेन के अंदर क्या क्या होता है इसके बारे में हम अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये आपको फ्लावर का पार्ट समझ में आया, दैट इज अ कैलेक्स, करोला, स्टाइली, स्टिग्मा। ठीक है, और ये क्या होता है आपका पोलन। ठीक है, अब आप इसके बाद हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि इनमें निषेचन किस तरीके से होता है। ठीक है, तो प्रीवियस क्लासेस में मैंने जैसे बताया था इसके बारे में पूरा डिटेल बताया था। तो ये जो पार्ट होता है ये थैलेमस होता है, जो कि मैंने दिखाया अभी। ये इसमें क्या करता है, पौधा पूरा स्टैंड करके रहता है। ठीक है, यही भाग आगे जो मैं बताऊंगी ये कैसे आगे कार्य करता है, थैलेमस। ठीक है, ये जो भाग होता है पिस्टल, या फिर हम इसको दल चक्र, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, करोला कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं नर तथा मादा भाग, है ना। इससे पहले प्रीवियस क्लासेस में भी मैंने बताया था नर भाग कौन सा है और मादा भाग कौन सा है। ठीक है, तो नर भाग होगा आपका ठीक है, ये जो हुआ आपका इसे हम कहते हैं परागकोश। ठीक है, ये परागकोश के अंदर जो रहता है वो जो रहता है परागकोश के अंतर्गत परागकण भरे हुए रहते हैं। ठीक है, ये जब जो रहता है परागकण जब पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है तो फट जाता है। ठीक है, परागकोश को हम कहते हैं एंथर। ठीक है, इसके अंदर असंख्य छोटे 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 परागकण होते हैं जिसको पोलन ग्रेन कहते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए एक फिलामेंट होता है जिसे हम पुतंतु कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फ्लावर का स्टेमन पार्ट, दैट इज अ पुकेसर। ठीक है, अब जो क्या होता है इसमें कैसी क्रिया होती है, ये परागकण कुछ दिनों के बाद क्या हो जाते हैं, पूरी तरीके से मैच्योर हो जाते हैं। और मैच्योर होने के बाद क्या हो जाता है, ये परागकोश जो एंथर होता है वो फट जाता है। फटने के बाद क्या होता है, यहाँ से परागकण निकल जाते हैं। अब जो परागण की क्रिया होती है वो कैसी होती है, तो वो जो रहती है जैविक तथा अजैविक। मतलब कि वो परागकण को ले जाने वाले जो रहते हैं वो नॉन लिविंग एजेंट भी होते हैं और लिविंग एजेंट भी होते हैं। वो कैसे होते हैं मैं बताती हूँ आपको। मादा में भी देखा गया था, पहले हमने बताया था इसके पार्ट्स को, पहले ही क्लासेस में मैंने एक्सप्लेन किया था। जो आउटर पार्ट होता है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। ठीक है, और ये जो इनर पार्ट होता है इसको ओव्यूल्स कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, अंडाशय होता है, और अंडाशय के अंदर क्या होता है, बीजांड। ठीक है, बीजांड के अंतर्गत क्या क्या होता है, बीजांड के अंतर्गत जो रहती है वो 7 कोशिका और 8 जो रहते हैं केंद्रक, मतलब 7 सेल्स प्रेजेंट रहते हैं और 8 जो रहता है न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। आपके क्वेश्चंस आते हैं कि जो रहता है बीजांड के अंदर, है ना, या फिर मादा पुष्प के अंदर कितने केंद्रक पाए जाते हैं तथा कितनी कोशिकाएं होती है। तो मादा पुष्प के अंडाशय के अंतर्गत 7
सेल्स, है ना, 7 सेल्स होते हैं तथा 8 जो रहते हैं न्यूक्लियस मतलब केंद्रक होते हैं। ये याद रखिएगा कैसे होता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये जो रहता है वो 7 होता है। ये क्या होता है, आपस में फ्यूज्ड होते हैं, ठीक है। ये जो एक सेल रहता है वो आपस में फ्यूज्ड होते हैं। इसी कारण क्या होता है, ये जो है हम क्या कहते हैं 7 सेल्स मतलब 7 कोशिका होती है तथा क्या होता है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब कि क्या होता है इसके अंतर्गत 8 जो रहते हैं न्यूक्लियस प्रेजेंस होते हैं। ये आपके एग्जाम में पूछता ही है कि अंडाशय के अंतर्गत कितनी कोशिकाएं तथा कितने केंद्रक उपस्थित होते हैं, ठीक है। इसको प्रीवियस क्लासेस में बताया था मैंने। ये जो रहता है स्टिग्मा पार्ट होता है, वर्तिकाग्र ये होता है आपका वर्तिका, ठीक है। यहां तक आप लोगों को समझ में आया। अब आगे देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे एजेंट है जिनके द्वारा क्या होता है परागण की क्रिया पूर्ण होती है। तो ये एजेंट जो रहते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहला जो होता है वो नॉन लिविंग एजेंट होता है मतलब कि अजैविक कारक, और दूसरा होता है लिविंग एजेंट दैट इज अ जैविक कारक, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि अजैविक मतलब कि नॉन लिविंग मतलब ऐसे एजेंट या ऐसे कारक, है ना, जो क्या कर सकते हैं, जो जीवित नहीं होते हैं, ठीक है, और जिनके द्वारा परागण होता है, ये सभी जो रहते हैं अजैविक कारक या फिर नॉन लिविंग एजेंट कहलाते हैं। जैसे कि आपका क्या हो गया, हवा, वायु, पानी, है ना, मतलब कि वायु और पानी जो हो गए ये आपके क्या होंगे अजैविक कारक। क्यों? क्योंकि ये नॉन लिविंग एजेंट है, मतलब कि ये किसी भी प्रकार से जीवित नहीं है, ठीक है, दैट इज अ नेचुरल, ठीक है। उसके बाद जो होता है आपका जैविक कारक, दैट इज अ क्या होता है आपका लिविंग एजेंट, मतलब कि ये क्या होते हैं, ये एक जीव होते हैं जो कि परागण कराते हैं। जैसे कि आपका बर्ड हो गया, चमगादड़ हो गया, ठीक है, और क्या हो गया आपका स्नेल हो गया, और क्या हो गया आपका छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हो गए, ठीक है। तो इनके द्वारा जो भी परागण की क्रिया होगी और जो ये कारक होंगे वो कैसे कारक होंगे, वो जीवित कारक मतलब कि जैविक कारक मतलब कि लिविंग, जो कि क्या होते हैं लाइव्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हवा। हवा या वायु के द्वारा जो परागण होता है उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो हवा या वायु के द्वारा जो परागण होता है उसको हम क्या कहते हैं, एनिमोफिली, एनिमोफिली, ठीक है। दूसरा जो होता है वाटर, मतलब कि क्या होता है पानी, ये जो है एयर के द्वारा जो परागण की क्रिया होगी वो क्या होता है आपका एनिमोफिली, ठीक है। और जो वाटर या फिर जल के द्वारा जो परागण होगा वो क्या कहलाता है आपका हाइड्रोफिली, ठीक है। यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं आप कि लिविंग एजेंट्स, है ना, लिविंग एजेंट्स में किसके किसके द्वारा कौन कौन सा परागण होता है। तो सबसे पहला कीटों के द्वारा जो परागण होता है दैट इज इंसेक्ट, इंसेक्ट के द्वारा जो परागण होता है इसको बोलते हैं हम लोग एथेम्पोफिली, ठीक है, एथेमोफिली कहते हैं। क्यों बोलते हैं, ये क्वेश्चन में आता है, ये क्वेश्चन में आता है कि कीट के द्वारा जो परागण होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो याद रखना कि एटेमोफिली, एटेमोफिली फिली कहते हैं, ठीक है। मतलब कि क्या होता है, कीट जो रहता है ये छोटे छोटे कीट होते हैं, जैसे कि आपका मधुमक्खी हो गया या फिर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं। ये क्या करते हैं, पूंछ के ऊपर बैठते हैं आकर्षण के कारण, जिनमें क्या होता है उनके पैरों में चिपक जाता है या कभी उनके मुख में चिपक जाता है परागकण, और ये फिर क्या करते हैं, जैसे दूसरे फ्लावर प्लांट्स में अगर जब बैठते हैं तो क्या होता है उसमें परागण की क्रिया हो जाती है। दूसरा जो होता है
कि चमगादड़ के द्वारा जो होता है उस परागण को हम क्या कहते हैं, तो चिरैप्टोफिली कहते हैं। ठीक है, चमगादड़ के द्वारा जो परागण होता है उसको हम क्या कहते हैं, चिरैप्टोफिली कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस में आया था 2 साल पहले प्रीवियस में कि आपका चमगादड़ के द्वारा या फिर चिरैप्टोफिली किसे कहा जाता है। ठीक है, तो चिरैप्टोफिली दैट इज अ परागण की क्रिया है जो किसके द्वारा होती है, जैविक कारक है, और इसका जैविक कारक कौन सा है, चमगादड़ है। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका जंतु। जंतु के द्वारा जो परागण होता है उसको बोलते हैं जूफिली। ठीक है, किसी भी जानवरों के द्वारा, जब कोई जानवर चारा चर रहा हो, ठीक है, अगर वो फ्लावर का कुछ पार्ट्स उसके माउथ पे हो जाए, है ना, तो वो क्या करते हैं, किसी दूसरे फ्लावर के पास जाके चारा करने लगता है, जुगाली करने लगता है, तो उस टाइम जो परागण के कण उसके पुष्प के अंदर गिरते हैं, उसके द्वारा भी परागण की क्रिया होती है। नेक्स्ट होता है बर्ड, मतलब चिड़ियों के द्वारा। ठीक है, हम देखते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग एजेंट्स जो रहते हैं, ये कारक, मतलब कि ये कैसे परागण की क्रिया को पूर्ण करते हैं। ठीक है, तो परागण की क्रिया में 2 होते हैं कारक। पहला होता है अजैविक कारक और दूसरा होता है जैविक कारक। मतलब कि अजैविक कारक मतलब कि नॉन लिविंग एजेंट होता है और लिविंग एजेंट्स होता है। अब नॉन लिविंग एजेंट्स क्यों कहा जाता है इनमें, क्योंकि ये लाइव नहीं होते। लाइव नहीं होते जैसे कि हवा है ना, एयर और वाटर, ये दोनों जो रहते हैं ये क्या करते हैं कि इनके द्वारा क्या होता है, स्वतः परागण होता है, ये नेचुरली होता है ना, ये लिविंग एजेंट्स नहीं है। ठीक है, तो जो वायु के द्वारा जो परागण की क्रिया होती है उसको हम लोग बोलते हैं एटेमोफिली कहते हैं। ठीक है, एटेमोफिली कहते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि वायु के द्वारा परागण होती है उसको क्या कहते हैं, है ना, तो एटेमोफिली कहते हैं। वाटर के द्वारा जो परागण होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो हाइड्रोफिली। या फिर क्वेश्चन देता है कि हाइड्रोफिली क्या है, तो ये दैट इज परागण की क्रिया है जो कि हवा के द्वारा होती है, या सॉरी जो कि पानी के द्वारा होती है। ठीक है, दूसरा होता है जैविक कारक, दैट इज अ लिविंग एजेंट। लिविंग एजेंट में हम लोग क्या देखते हैं, मेनली 5 देखते हैं। ठीक है, किसी भी कीड़े मकोड़े के द्वारा, है ना, कीट के द्वारा, अगर इंसेक्ट के द्वारा जो परागण की क्रिया होती है ना, संभव, वो कारक का नाम का हम लोग क्या कहते हैं, उस क्रिया को एटिमोफिली। मतलब कीट के द्वारा जो रहता है, कारक जो रहता है परागण की क्रिया करता है, उसको हम लोग एटिमोफिली कहते हैं। चमगादड़ के द्वारा जो होता है इसको चिरैप्टोफिली कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस में आया था प्रीवियस ईयर्स के कि चिरैप्टोफिली किसे कहते हैं, तो चिरैप्टोफिली क्या होता है, चमगादड़ के द्वारा परागण को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है जंतु परागण। ठीक है, जंतु के द्वारा जो परागण की क्रिया होती है, जंतु जो कारक होता है उसको क्या बोलते हैं, जूफिली कहते हैं। बर्ड्स चिड़ियों के द्वारा ऑरिन्थोफिली, और घोंघा या स्नेल के द्वारा होता है उसको मेलेकोफिली कहते हैं। ठीक है, मतलब इस प्रकार से क्या होता है कि परागण की 2 कारक होते हैं। ठीक है, पहला अजैविक कारक और दूसरा जैविक कारक होता है। ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं कि परागण के कितने कारक होते हैं। ठीक है, तो दो फैक्टर्स होते हैं उसके, मेनली क्या होता है, नॉन लिविंग एजेंट, या फिर कौन कौन से एजेंट्स होते हैं, तो पहला होता है नॉन लिविंग एजेंट दैट इज अ अजैविक कारक, और दूसरा होता है जैविक कारक दैट इज अ लिविंग एजेंट्स। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं एक लिंगी तथा द्विलिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प कैसा रहेगा आपका, मान लो जाए ये एक लिंगी पुष्प है। ठीक है, ये एक लिंगी पुष्प है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये एक लिंगी पौधा है। ठीक है, एक लिंगी पौधा, या तो इसमें क्या होगा, नर, या फिर ये क्या होगी, मादा। ठीक है, और क्या होता है इसमें जो होता है, एक लिंगी जो पौधा होता है इसको हम लोग यूनिसेक्सुअल प्लांट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका द्विलिंगी, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि बाइलिंगुअल एजेंट्स। ठीक है, मतलब कि क्या होगा, इसमें नर भी होगा और इसमें मादा भी होंगे। ठीक है, तो इसमें जो रहेगा परागण की जो क्रिया होगी, ठीक है, इसमें क्या होगा, एक लिंगी मतलब कि यूनिसेक्सुअल प्लांट में क्या होगा, परागण के लिए किसी अन्य, है ना,
किसी अन्य पौधे की आवश्यकता होगी जिसके द्वारा ये अपने पुष्पों के द्वारा परागण की क्रिया या फिर निषेचन की क्रिया पूर्ण करके क्या करेगा, एक नया बीज का या फिर नई संतति का निर्माण करेगा। ठीक है, तो ये जो रहेगा है ना, ये क्या करेगा, किसी अन्य अदर फ्लावर या अदर प्लांट्स में क्या करेगा, ये डिपेंडेड होगा। ठीक है, ठीक है, ये क्या करेगा, अदर फ्लावर्स पे डिपेंडेड रहेगा। ठीक है, जो अदर फ्लावर्स पे डिपेंडेड रहेगा और क्या करेगा, ये जो रहेगा स्वतः जो रहेगा जैविक कारक जो रहेंगे, ये क्या करेंगे, हमेशा एक लिंगी पौधों में क्या करेंगे, परागण कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर होगा है ना, जिसमें केवल एक ही लिंग होगा, ये यूनिसेक्सुअल में क्या करेंगे, परागण जो होगा वो क्या होगा, सेल्फ पोलिनाइजेशन के द्वारा, सेल्फ पोलिनाइजेशन के द्वारा होगा। जब सेल्फ पोलिनाइजेशन के द्वारा होगा है ना, मान लो जाए कि सेल्फ पोलिनाइजेशन इसमें नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि उभयलिंगी फ्लावर्स में ही सेल्फ पोलिनाइजेशन की क्रिया हो सकती है। मतलब कि या तो ये इसी जाति का दूसरा पुष्प होगा तो इसमें क्या होगा, सेल्फ पोलिनाइजेशन होगा। मतलब कि क्या होता है कि स्वपरागण की क्रिया केवल एक ही जाति के पौधों में होता है। ठीक है, एक ही जाति, अगर ये पौधा एक जाति का है लेकिन इसमें एक में क्या है कि नर युग्मक है और दूसरे में मादा युग्मक है और एक ही सजाति के हैं, है ना, एक ही सजाति के पौधे हैं, तो ये कौन सा कहलाएगा, आपका सेल्फ पोलिनाइजेशन कहलाएगा। ठीक है, और सेल्फ पोलिनाइजेशन जो रहता है इसमें क्या रहता है कि आपको आनुवांशिक विभिन्नता देखने को क्या होती है, नहीं मिलती। ठीक है, इसमें क्या होता है, आनुवांशिक विभिन्नता आपको देखने को नहीं मिलती। जबकि इसके जस्ट अपोजिट जो रहेगा परपरागण। ठीक है, परपरागण क्या होता है कि परपरागण किसी अन्य पुष्प के, है ना, किसी अन्य पुष्प के पौधों में जो क्रिया होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परपरागण कहते हैं। ठीक है, अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर किसी अन्य पुष्प का परागकण जाकर स्थिर होता है तो वो क्या कहलाता है, परपरागण की क्रिया कहलाती है। और इसमें क्या होता है, आनुवांशिक जो विभिन्नता है, विभिन्नता वो क्या होती है, हमको देखने को मिलती है। ठीक है, कैसे देखने को मिलेगी, क्योंकि एक जाति का है तो उसमें देखने को नहीं मिलेगी, क्यों, क्योंकि उसके सेम कैरेक्टर होंगे, सेम लक्षण होंगे। लेकिन अगर वो पुष्प क्या होगा, किसी अन्य जाति का होगा, है ना, तो उसमें क्या होता है, आनुवांशिक विभिन्नता हमको देखने को मिलती है। तो हमेशा पूछा जाता है कि सेल्फ पोलिनाइजेशन, है ना, स्वपरागण में किस प्रकार की आनुवांशिक विविधता देखने को मिलती है या नहीं, तो आनुवांशिक विभिन्नता देखने को नहीं मिलती, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक ही मतलब एक ही सजाति पौधों का क्या होता है, इसमें परागण होता है। या तो क्या होता है, इसमें दोनों उपस्थित रहेंगे, है ना, तो ये क्या करेगा, जो रहेगा पुष्प, मतलब एक ही प्लांट के एक ही पौधों पे ही परागण होगा, या फिर एक ही सजाति के पौधों के साथ इसका परागण होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं कि परागकण की संरचना कैसी होती है। जैसे कि मैंने प्रीवियस में ही बताया कि परागकण मतलब एंथर का स्ट्रक्चर क्या होता है, एंथर के अंदर क्या होता है, पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, छोटे छोटे होते हैं पोलन ग्रेन्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परागकण बोलते हैं। ठीक है, तो अब उसके अंदर क्या संरचना होती है, ये एक परागकण है, इसके अंदर दो केंद्रक होते हैं। ठीक है, पहला जो होता है ये होता है आपका जनन केंद्रक, जिसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस, और दूसरा होता है आपका कायिक केंद्रक, इसको कहते हैं हम लोग रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस, और इसे कहते हैं हम लोग वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, ये दो प्रकार के क्या होते हैं, इसमें केंद्रक उपस्थित होते हैं। ठीक है, परागकण के अंतर्गत दो होते हैं, पहला होता है जनन केंद्रक, दूसरा होता है कायिक केंद्रक, दैट इज ए रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस, एंड सेकंड होता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस। अब ये दोनों कैसे वर्क करता है, तो अगर ये जो रहते हैं, ये परागकण
किसी भी पौधे के वर्तिकाग्र, ये जो हुआ वर्तिकाग्र दैट इज अ स्टिग्मा, इस पर जाकर जब ये बैठता है, ठीक है, तो इसके निचले हिस्से में कौन सा होता है, कौन सा केंद्रक होता है, कायिक केंद्रक होता है, ठीक है। इसके निचले हिस्से में कौन सा केंद्रक होता है, कायिक केंद्रक होता है। तो ये जो कायिक केंद्रक रहेगा वो क्या करेगा, एक पराग नली का निर्माण करता है। क्या करता है, एक पराग नली का निर्माण करता है, जो कि कहां तक जाती है, ओवरी के ओव्यूल्स तक जाती है, जहां पर क्या होती है, 7 कोशिकाएं दैट इज 7 सेल्स और 8 न्यूक्लियस प्रेजेंस होते हैं, ठीक है। ये क्या करेगी, जो बीच का रहता है इसको हम लोग बोलते हैं एग सेल, ठीक है। ये यहां पर जाएगी, ठीक है। ये क्या करती है, सबसे पहला कायिक केंद्रक का काम क्या करता है, वो एक पराग नली का निर्माण करती है, जो कि क्या होता है, बीजांड की ओर जाता है, ठीक है। जब ये बीजांड की ओर जाता है तो सबसे नीचे होने के कारण क्या होता है, ये सबसे पहले क्या करता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो रहता है एक ट्यूब का स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम लोग पोलन ट्यूब भी कहते हैं, ठीक है। अब जो रहता है ऊपर जो रहता है वो जनन केंद्रक दैट इज रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस जो रहता है वो क्या करेगा, अब उसके अंदर जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने पहले ही बताया था कि जो केंद्रक होते हैं वो 2 होते हैं, लेकिन आपस में फ्यूज होते हैं। तो पहला जो केंद्रक होता है इसको हम लोग न्यूक्लियस, और जो दूसरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, मतलब कि द्वितीयक केंद्रक, ठीक है। इसमें क्या होता है, 2 केंद्रक होते हैं बीजांड के अंदर, एक जो रहता है वो न्यूक्लियस जो रहता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्रुवीय केंद्रक भी कह सकते हैं, है ना। और दूसरा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस, मतलब कि द्वितीयक केंद्रक, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन देता है कि पादप में किस प्रकार का निषेचन होता है, तो हमेशा याद रखना पादप में दोहरा निषेचन होता है। कैसे होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। तो ये जो रहते हैं, तो सबसे पहला जो रहता है, ठीक है, एग सेल्स जो रहते हैं वो क्या होते हैं, जिनके साथ जो रहता है जनन केंद्रक मतलब रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस जो रहते हैं वो फर्टाइल करके क्या बनाते हैं, जाइगोट का निर्माण करते हैं। मतलब केंद्रक प्लस एग सेल जो रहता है वो मिलकर क्या करता है, जाइगोट का निर्माण करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने और बताया कि एक सेकेंडरी केंद्रक भी उपस्थित होता है, जिसको हम लोग द्वितीयक केंद्रक भी कहते हैं। तो जो रहता है सेकेंडरी न्यूक्लियस, या फिर हम इसी को कहेंगे द्वितीयक केंद्रक प्लस, है ना। द्वितीयक केंद्रक के साथ क्या मिलके बनेगा, तो द्वितीयक केंद्रक और जो रहेगा केंद्रक, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एंडोस्पर्म बनाएंगे। एंडोस्पर्म मतलब कि भ्रूण कोश का निर्माण करेंगे, ठीक है। यहां तक समझ में। इसी कारण क्या कहते हैं हम लोग इसको, दोहरा निषेचन कहते हैं। पादप में किस प्रकार का निषेचन होता है, दोहरा। क्यों, क्योंकि पहले बार एक बार तो जब केंद्रक जो रहता है एक सेल के साथ मिलकर क्या बना चुका है, जाइगोट का निर्माण कर चुका है, लेकिन यहाँ पर चूंकि 2 केंद्रकों की उपस्थिति होती है, इसी कारण द्वितीय केंद्रक के साथ जब वेजिटेटिव केंद्रक मतलब कि एक कायिक केंद्रक मिलता है तो ये दोनों क्या बनाते हैं, एंडोस्पर्म बनाते हैं, भ्रूण पोष का निर्माण करते हैं। और ये एन और ठीक है, इसमें का 2n और न्यूक्लियस का n इज इक्वल टू कितना होता है, ये बनाएगा 3n। ठीक है, 3n की संरचना बोलते हैं। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, त्रिसंलयन या फिर 3 फ्यूजन्स कहते हैं। ठीक है, 3 फ्यूजन किसे कहा जाता है, तो याद रखना द्वितीयक केंद्रक तथा केंद्रक मिलकर एंडोस्पर्म बनाते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, त्रिसंलयन या फिर 3 फ्यूजन या फिर ट्रिपल फ्यूजन्स के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, अब जो रहता है ये ओवरी है ना, ओवरी क्या करता है, पक कर क्या करता है, फ्रूट्स का निर्माण करता है। ठीक है, और फ्रूट्स के अंदर क्या रहता है, जो सेकेंडरी जो केंद्रक रहता है वो जो फर्स्ट जो केंद्रक रहता है जाइगोट जो रहता है वो क्या करता है, बीज का निर्माण करता है। तो वो कैसे करेगा,
तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा यहाँ पर निषेचन चूंकि पूर्ण हो जाता है जब ये अंडाशय से केंद्रक के मिलते हैं, ठीक है। जब निषेचन की क्रिया कब पूर्ण होती है, जबकि जब केंद्रक है ना, जो जनन केंद्रक है अंडाशय से साथ मिलकर जायगोट का निर्माण करता है, तब निषेचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। लेकिन चूंकि यहाँ पर द्वितीयक केंद्रक उपस्थित होता है तो इसके साथ भी क्या होती है, एक और केंद्रक की उपस्थिति के साथ ये क्रिया करके क्या बनाता है, एंडोस्पर्म या फिर क्या बनाता है, भ्रूणपोष का निर्माण करता है। जब ये दोनों बन जाते हैं उसके बाद क्या होता है कि क्वेश्चन आता है दिमाग में कि जाइगोट जो युग्मनज है वो बीज का निर्माण कैसे करता है। तो ठीक है, तो बीज का निर्माण कैसे होता है, ओव्यूल्स जो रहते हैं वो बीजांड से बीज का निर्माण करते हैं और जो जाइगोट जो रहते हैं वो भ्रूण से क्या करते हैं, एम्ब्रियो का निर्माण करते हैं। इस प्रकार क्या होता है, एक बीज का हमको मिलता है जिससे हम दूसरे पौधे को उत्पन्न कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक और क्वेश्चन आता है, बीज में सबसे पहले किस भाग की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो बीज में सबसे पहले रेडिकल की उत्पत्ति होती है। ये एक सामान्य बीज है, ठीक है, ये तो सबसे पहले इसमें रेडिकल निकलेगा। रेडिकल जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रूट या जड़। ठीक है, क्वेश्चन आता है बीज में सबसे पहले किसकी उत्पत्ति होती है, सबसे पहले रेडिकल मतलब कि रूट की उत्पत्ति होती है। उसके बाद क्या होता है, प्लूमेल दैट इज अ स्टिम, है ना, इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो यहां तक आपका क्लियर हुआ कि परागण कैसा होता है। तो परागण जो रहता है कि परागण किसे कहते हैं, तो सबसे पहले उसकी परिभाषा क्या होता है, जब किसी पुष्प का पे उपस्थित वर्तिकाग्र किसी पर परागकण, है ना, चाहे उसी पुष्प का हो चाहे किसी अन्य पुष्प का, आकर उस पर बैठता है तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं, पोलिनेशन कहते हैं। परागण की क्रिया दो प्रकार से होती है, स्वपरागण, परपरागण। परागण के लिए कौन कौन से एजेंट्स होते हैं, तो जैविक होते हैं और अजैविक होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग होते हैं। और परागण की क्रिया के द्वारा पुष्प से अंदर हमको क्या मिलता है, तो दो मिलते हैं, दो प्रकार के पुष्प होते हैं, नर भी होते हैं और मादा भी होते हैं। नर जो होते हैं उसमें पुकेसर के कितने भाग होते हैं, तो आपको याद रखना है स्टेमन के कितने पार्ट्स होते हैं, तो 2 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है आपका कौन सा पार्ट होगा, पुकेसर के सबसे पहला पार्ट जो होगा वो परागकोश होगा, दैट इज आपका जो रहेगा एंथर रहेगा। दूसरा जो रहेगा आपका इंपॉर्टेंट जो रहेगा फिलामेंट्स होगा, ठीक है, जैसे कि पूतंतु। नेक्स्ट होता है कि स्त्री केसर, दैट इज गाइनोशियम्स के कितने पार्ट्स होंगे, तो आपके 3 पार्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पहला स्टिग्मा, स्टाइले और लास्ट होगा आपका कि ओव्यूल्स, ठीक है, या फिर ओवरी, दैट इज इंपॉर्टेंट है। अब उसके अंदर पूछा जाता है कि अंडाशय के अंदर कितने केंद्रक या फिर कितने कोशिका और कितने केंद्रक उपस्थित होते हैं, नेक्टिस न्यूक्लियस। तो 7 जो रहते हैं सेल्स प्रेजेंस रहते हैं और 8 जो रहता है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंस रहता है, ठीक है। उसके बाद निषेचन की क्रिया कैसे होती है, तो याद रखना कि पोलन जो ग्रेन रहता है ना, इसके अंतर्गत क्या होता है, 2 केंद्रक उपस्थित होता है, जनन केंद्रक और दूसरा होता है आपका, दूसरा जो रहता है आपका कायिक केंद्रक, दैट इज अ रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस एंड वेजिटेटिव न्यूक्लियस। तो जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस रहता है ये पोलन ट्यूब का निर्माण करता है। पोलन ट्यूब की सहायता से क्या करता है, ये ओवरी के ओव्यूल्स तक पहुंचा, उसमें एग सेल्स के साथ जो रहता है रिप्रोडक्टिव जो रहता है वो फर्टिलाइज करके क्या करता है, जाइगोट का निर्माण करता है। इसी जाइगोट से हमको क्या मिलता है, एम्ब्रियो बनता है और जो रहता है आपका ओव्यूल्स जो निर्माण करता है, जो सेकेंडरी न्यूक्लियस जो ओव्यूल्स निर्माण करता है उसके द्वारा हमको क्या मिलता है, एक सीड्स मिलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। थैंक यू क्लास।